हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली। सदिश चैप्टर का ये अंतिम है ना। मैथमेटिक्स 12th क्लास के सेकंड बुक का जो सदिश चैप्टर है, उस सदिश चैप्टर का ये अंतिम जो है वो एक्सरसाइज है, अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली। और आज के वन वीडियो शूट में हम लोग इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाकी जो भी अगर आपको समस्याएं होंगी क्वेश्चन समझने में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी अभी क्लासेज जो है वो चल रहे हैं वाइट बोर्ड पर, जैसा कि आप देख भी रहे हो। और बहुत जल्द ही जो है वो स्मार्ट बोर्ड पर फिर क्लासेज चलने लगेंगी। ठंड बढ़ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार है। और बहुत जल्द जो है वो स्मार्ट बोर्ड पर भी क्लासेज चलेंगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, और जहाँ भी दिक्कत होगा आप ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली। और इस वीडियो शूट में जो है इसे कंप्लीट कर देंगे। अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली, आज का टॉपिक यही होगा। और इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि पूरा जो है वो अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। और सबसे जो पहला प्रश्न है अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली में, वो पूछा गया है कि एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश लिखना है। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो गया कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण जो बनता है, उस 30 डिग्री के कोण बनने वाले का जो है वो मात्रक सदिश लिखना है। तो सबसे पहले x बराबर हम मान लेंगे। तो x बराबर कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। तो हो जाएगा x बराबर cos 30 डिग्री। x बराबर cos 30 डिग्री क्यों मान लिए, क्योंकि धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम फिगर ही बना लेते हैं, तब और बढ़िया से समझ में आएगा। ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो है एक्स अक्ष, और ये जो है वो है वाई अक्ष, और ये जो है वो है जेड अक्ष। ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु है वो बिंदु ओ है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री आपको दिख रहा है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के वामावर्त दिशा में कोण बना हुआ है। इसलिए x बराबर यहाँ पर हमने कितना ले लिया, cos 30 डिग्री। तो जब cos 30 डिग्री लिया तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 और बटे में 2। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए अगर हम एक और टर्म हम माने कि y इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब चूंकि यहीं पर अगर देखा जाए तो एक जगह जो है वो 30 डिग्री बना कोण एक्स अक्ष के साथ, और वाई अक्ष के साथ भी कितना बनेगा, तो वाई अक्ष के साथ भी जो है अगर देखा जाए तो 30 डिग्री बनेगा। और अब बात करते हैं कि जेड अक्ष के साथ कितना बनता है। तो ओ जेड वेक्टर, अगर ओ जेड देखा जाए क्योंकि इस दिशा में है, तो वेक्टर ओ जेड के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वेक्टर ओ जेड के साथ ही 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब यह 90 डिग्री का कोण बनाता है तो ये चीज़ लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर ओ जेड के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब यह 90 डिग्री का कोण बनता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो अब हम जेड बराबर जो है वो लेंगे cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान कितना आ गया, तो cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा, अगर देखें तो वो मान हो जाएगा 0। cos 90 डिग्री का मान 0 आ गया। तो जैसे ही cos 90 डिग्री का मान 0 आया तो अब हमें क्या निकालना है, तो हमें जो है वह वेक्टर निकालना है, वो भी मात्रक सदिश। किस में, तो 30 डिग्री का कोण बनाने वाला जो है वो मात्रक सदिश लिखना है। तो 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखना है, तो लिखेंगे इसलिए 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश, बनाने वाला मात्रक सदिश। तो 30 डिग्री का कोण बनाने वाला जो मात्रक सदिश है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा I इंटू कॉस थीटा
प्लस जे इंटू साइन थीटा और प्लस के। तो के हो गया, तो के और इंटू कितना हो जाएगा, तो के इंटू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा और प्लस के और इंटू यहाँ पर अगर देखें तो के और इंटू इसका मान कितना है जेड का, तो जेड का मान है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब हम अलग अलग अगर मान रखें तो ये हो गया कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री, और के और इंटू कॉस 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसका मान कितना रख दिए, 0 रख दिए। अब इस स्थिति में अगर देखें तो ये हो जाएगा √3/2 आई कैप, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 जे कैप और प्लस 0। फिलहाल जो हमें मिला वो मिला √3/2 आई कैप जोड़ 1/2 जे कैप, और यही जो है वह मात्रक सदिश है, और ये वो मात्रक सदिश है कि जिसका मात्रक सदिश जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाने वाले वामावर्त दिशा में मात्रक सदिश ये है। तो यही जो है वो उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही ये बिंदु मिल गया तो अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो प्रश्न संख्या 2 जो है वो बिंदु दिया गया है, तो बिंदु दिया गया है जो वो लिखते हैं। तो P का नियामक है x1, y1 और z1, तथा Q का जो नियामक है वो है x2, y2, z2, और इसे मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम सदिश ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये जो नियामक दिया हुआ है P का, इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, तो वेक्टर OP इज इक्वल टू हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप। अगर OQ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 आई कैप जोड़ y2 जे कैप और जोड़ z2 के कैप। अब इसके बाद अगर PQ की बात करें तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा OQ और माइनस OP। PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो x2 माइनस x1 और इंटू आई कैप, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, y2 माइनस y1 और इंटू जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 और इंटू के कैप। जैसे ही ये मान मिला तो इस स्थिति में अब हम वेक्टर PQ का अदिश घटक देखेंगे। तो वेक्टर PQ का अदिश घटक क्या हो जाएगा, तो वेक्टर PQ का अदिश घटक जो I J K का गुणक होगा वही ना कहलाएगा। तो अदिश घटक हो जाएगा x2 माइनस x1, फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तथा फिर क्या हो जाएगा z2 और माइनस z1, यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो हमें मिला वो केवल और केवल अदिश घटक मिला। अभी हमें क्या चाहिए, इसका परिमाण। तो परिमाण क्या हो जाएगा, तो परिमाण में इसलिए मॉड वेक्टर PQ, तो मॉड वेक्टर PQ बराबर कितना हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर PQ बराबर हो जाएगा I के गुणक का वर्ग, तो x2 माइनस x1 का वर्ग और जोड़ j के गुणक का वर्ग, तो y2 माइनस y1 का वर्ग और जोड़ k का गुणक का वर्ग, तो z2 माइनस z1 का वर्ग, और यहीं इसका क्या हो जाएगा, तो यहीं इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, और तीसरा प्रश्न जो है वो दिया गया है कि एक लड़की है, और जो लड़की है वो क्या करती है कि पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। पश्चिम दिशा में कितना चलती है, 4 किलोमीटर। तो पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि पश्चिम किधर है, पूर्व किधर है। तो ये तो स्पष्ट है कि ये ईस्ट है ना, और ये जो है वो क्या है, वेस्ट है। तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और ये जो है वो क्या है, नॉर्थ है, और ये जो है वो क्या है, साउथ है। अब इसके बाद हम देखते क्या है कि जो लड़की है वह पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ से
अगर हम मान लेते हैं यहाँ की दूरी, तो यह दूरी कितनी है, तो यह जो दूरी है वो है 4 किलोमीटर। इसके बाद ये जो दूरी 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में जाती है। तो उत्तर दिशा तो यही ना है, तो उत्तर दिशा से वह 30 डिग्री, तो सबसे पहले तो 90 डिग्री का एक संकल्पना हम तैयार कर लेते हैं कि भाई ये जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से ठीक अगर ऐसे लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे तो कुछ कम ले लेंगे, तो ऐसी स्थिति में कितना होगा, 30 डिग्री जो है वह कितना जाती है, तो 30 डिग्री जो है वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में जाती है। तो उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में जाती है, तो ये हो गया उत्तर चली गई 30 डिग्री। और 30 डिग्री जब यह उत्तर चली गई तो उत्तर से पश्चिम की दिशा में फिर 3 किलोमीटर चलती है। तो ये अब कहाँ चली गई, तो देखा जाए तो वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में गई। अब पश्चिम की दिशा में अगर देखा जाए तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं, यहाँ से डायग्राम बोलेंगे कि यह कहाँ से जाती है, तो यह 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। तो वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में जाती है। तो उत्तर ये हो गया, और उत्तर से 30 डिग्री जो है वह पश्चिम की दिशा में जाती है और रुक जाती है, और प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है। तो ये 4 किलोमीटर है ना, तो ये 4 किलोमीटर है। तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ये हो गया 4 किलोमीटर, और ये 4 किलोमीटर हो गया। तो एक यहाँ से ट्रायंगल बनेगा। तो जब ये ट्रायंगल बनेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो जब ये ट्रायंगल बनेगा तो अब यहाँ पर इसे अगर मिलाएंगे, तो मिलाने पर ये अगर मान लिया कि y है, तो ये अगर टोटल जो है यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, तो अगर हम इसको x मानेंगे तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और घटाव x, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा c, और इसको मान लेंगे o, और इसको मान लेंगे b। इस स्थिति में हम देखते क्या है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो अब बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि अब हमें समकोण त्रिभुज मिल गया है। तो लिखेंगे कि सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे प्रश्न से दिया गया है कि तो क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है कि जो यहाँ पर अगर हम मान लें एक मान, तो यहाँ पर जो है वो क्या हम मान सकते हैं, तो यहाँ पर दिया है कि लड़की जो है वो कहाँ जाती है, तो पश्चिम में दिशा में 4 किलोमीटर और उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर जाती है। तो ये जो वैल्यू है वो कितना है, ये जो वैल्यू है वो 3 किलोमीटर है। अब और जो है वो स्पष्ट हो गया वैल्यू कि जब ये 3 किलोमीटर है तो इसको हम मान लिए y, तो आखिर वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो समकोण त्रिभुज से मान निकाल लेते हैं कि समकोण त्रिभुज से मान हमें मिलता कितना है। क्लियर है, तो अगर समकोण त्रिभुज से मान निकालेंगे तो ये 30 डिग्री है, तो ये इधर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो जो दिया गया है वो दिया है कि उत्तर से पश्चिम में 30 डिग्री, तो वो तो दिखा ही दिए हैं। चलिए छोड़िए, अब जो है वो हम इसे हल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, समकोण त्रिभुज ACB से, तो ACB से क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो हमने लिखा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, y बटे में 3 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण, तो y बटे में 3। अब इसी प्रकार से अब ये जो साइन 60 डिग्री का मान आया है वो हम रख देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 बटे में 2 और बराबर y बटे में 3। अब ऐसी स्थिति में y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 और बटे में 2। अब ये जो मान आया y बराबर 3 बटे में 2, अब हम देखेंगे साइन 60 डिग्री के बाद किसका मान, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, तो 4 - x और बटे में कितना हो जाएगा, 4 - x, अब बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, अब कॉस 60 का मान कितना होता है, 1 बटे में 2, 4 घटाव x बटे में 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 2 बराबर 4 घटाव x और बटे में 3, है ना। या इस स्टेप को यहाँ लिखते हैं ताकि ये समझ में आए। तो हम अगर इसे करें तो 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3 बटे में 2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4 घटाव x। अब फिलहाल अगर हम मान निकालें x का, तो मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
ये यहाँ पर अगर हम मान निकाले तो क्या हो जाएगा, -x इधर आएगा तो +x 4, और ये इधर आएगा तो घटा देंगे 3/2। तो x बराबर 2 चौके 8 घटाओ 3/2, तो x बराबर 8 में से 3 गया 5 और बटे में 2। इस तरीके से हमने जो है वो x का मान ज्ञात कर लिया और साथ ही साथ जो है वो y का मान ज्ञात कर लिया। लेकिन अगर हम विस्थापन सदिश देखें तो विस्थापन सदिश को हम क्या कहेंगे, तो विस्थापन सदिश को हमने क्या माना है, x माना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x माना है, और ये कितना माना है, y माना है। तो लिखेंगे इसलिए विस्थापन। तो विस्थापन अगर देखा जाए तो x अक्ष की दिशा में x है और y अक्ष की दिशा में y है। हालांकि ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि विस्थापन सदिश लिखेंगे। तो विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा, तो विस्थापन सदिश वेक्टर r बराबर -5/2 आई कैप और जोड़ 3/√3/2 जे कैप। अब इससे जो है वो हम लोग यहाँ पर ये मान रख दिए। तो ये मान भी जो है वो डायरेक्ट हम रखे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो विस्थापन सदिश है वो x और y के अनुदिश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x आई कैप और जोड़ y जे कैप। तो वेक्टर r बराबर x के जगह पर क्या हो जाएगा, 5/2 आई कैप, और y के जगह पर क्या हो जाएगा, तो 3/√3/2 जे कैप। ये जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर जो है वो हम गौर करेंगे। अच्छा एक मिनट, ये जो x है वो इधर x अक्ष होता है तो इधर x डैश, तो ये माइनस होगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, -5/2 आई कैप और जोड़ 3/√3/2 जे कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो दिया गया है प्रश्न में ही कि वेक्टर a और बराबर है वेक्टर b और प्लस वेक्टर c, और ये पूछा गया है कि क्या यह सत्य है कि मॉड वेक्टर a बराबर मॉड वेक्टर b और प्लस मॉड वेक्टर c। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये जो टर्म दिया गया है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे या मान लिया कि या दोनों तरफ मॉड लेने पर, सिंपल सा चीज़ है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो चीज़ साबित करना है तो इसलिए हम वहाँ पर जो है वो मॉड ले लेंगे दोनों तरफ। क्या लेने पर, तो दोनों तरफ मॉड लेने पर। अगर हम दोनों तरफ मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर a बराबर मॉड वेक्टर b, या एक ही साथ लेते हैं तो मॉड में वेक्टर b c। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर a बराबर मॉड वेक्टर b, अब प्लस अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर b और मॉड वेक्टर c। अब क्या होगा, तो मॉड वेक्टर b और c हो गया। तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो हम लिखते हैं कि वर्ग करने पर, है ना, अलग अलग कर दिए। अब इसके बाद जो है हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि जो पूछा है वो मॉड में लाना है। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर मॉड वेक्टर a का वर्ग बराबर मॉड वेक्टर b प्लस मॉड वेक्टर c। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा वर्ग करने पर, तो मॉड वेक्टर a का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन अब ये क्या होगा, तो ये होगा वेक्टर b और प्लस वेक्टर c, और फिर होगा वेक्टर b और प्लस वेक्टर c। तो मॉड वेक्टर a का स्क्वायर बराबर वेक्टर b और इंटू वेक्टर b और प्लस वेक्टर b और इंटू वेक्टर c, प्लस वेक्टर c और इंटू वेक्टर b और प्लस वेक्टर c और इंटू वेक्टर c। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो मॉड वेक्टर a का स्क्वायर बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर b का स्क्वायर और प्लस बी सी, और ये भी अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और ये हो गया स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर
ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस ये हो गया बी सी और ये भी हो गया बी सी। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा, तो ऐड करने पर होगा 2 इंटू मॉड वेक्टर बी और सी। अब प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर अगर हम इसे हल करें तो वो मान आएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी, और ये अब डॉट गुणन है ना बी और सी, तो बी और सी डॉट गुणन है तो क्या हो जाएगा बी डॉट सी, और फिर क्या हो जाएगा तो बी डॉट सी कॉस थीटा, और प्लस कितना है तो मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें मिला मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी कॉस थीटा प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर, और यहीं जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने सॉल्व किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब एक चीज़ यहाँ पर और है, अभी इसमें जो है वो हमें क्या करना है, तो अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। तो ये जो अभी टर्म आया है इस टर्म को जो है वो अभी हमें सॉल्व भी करना है। तो इस टर्म में हमें अभी क्या क्या मिला है, तो इस टर्म में हमें मिला है मॉड वेक्टर बी और प्लस 2 मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी कॉस थीटा और प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। तो ये तो मिल गया। अब इसमें जो है वो हमें उत्तर की जांच करनी है। तो यदि थीटा बराबर 0 मान लिया जाए तब क्या होगा, तो लिखेंगे कि यदि थीटा क्या है, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण हो, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण हो, के बीच का कोण हो, तथा अब यहाँ पर दे दिया जाए कि थीटा बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो थीटा बराबर जब 0 हो तो ऐसी स्थिति में हमें किसका मान चाहिए कॉस थीटा का। तो कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब ये मान रखेंगे ना, तो मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर बी इंटू मॉड वेक्टर सी, और अब कॉस थीटा के जगह पर 0 हो जाएगा और प्लस हो गया मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, 2 मॉड वेक्टर बी और वेक्टर सी है तो हो जाएगा 2 मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर सी कॉस 0 का मान 1, और ये हो गया मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। तो अब हमें कितना मिल गया, तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर वेक्टर बी और प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर सी का स्क्वायर। तो अब फाइनली हमें क्या मिलेगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर कितना आ गया, तो मॉड वेक्टर अब अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी, अब प्लस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा मॉड वेक्टर सी, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था वर्ग किया, तो वर्ग किया तो जब हम वर्ग हटा देंगे तो इस तरीके से आएगा, और जब मॉड हटा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो मॉड आ जाएगा, तो मॉड हटा देंगे तो आ जाएगा वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी और प्लस सी। लेकिन हमें मॉड हटाना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हमने यहाँ से दोनों तरफ से वर्ग को हटा दिया, वर्ग वर्ग कैंसिल कर दिया, तो हमें मिला मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी और प्लस कितना हो गया सी हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहीं उसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब जैसे ही हमें ये 4 नंबर का पहला केस मिला 0, तो अब जो है हम ये मानेंगे कि यदि थीटा बराबर 0 ना हो तब क्या होगा, तो लिखेंगे कि यदि थीटा बराबर 0 ना हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री ना हो तो कॉस थीटा का मान भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 के बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर हम मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी अब प्लस मॉड वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ये मिला हुआ है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि ये भी इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हम हल किए हैं 0 डिग्री रख के तो ये इसके बराबर आया है ना, तो जब यह थीटा बराबर 0 डिग्री है ही नहीं तो ये इसके बराबर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मॉड वेक्टर ए
का मान जो है, ये स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बराबर नहीं होगा मॉड वेक्टर बी और प्लस मॉड वेक्टर सी। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः यह आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि तो क्या आवश्यक नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है कि मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी और प्लस मॉड वेक्टर सी कब हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री न हो के लिए सत्य है। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, जब 0 के बराबर होगा तो उसके लिए ये सत्य है, और जब 0 के बराबर नहीं होगा तो यह उसके लिए सत्य नहीं है। क्लियर है। अब जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दिया गया है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x इंटू आई कैप जोड़ जे कैप जोड़ के कैप एक मात्रक सदिश है। क्या है, तो एक मात्रक सदिश है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये मात्रक सदिश कब होगा, जब इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। तो इसे मान लेते हैं सबसे पहले कि यह a के बराबर है या b के बराबर है, आप जो चाहे वो मान सकते हो। तो माना कि वेक्टर a बराबर x इंटू आई कैप जोड़ जे कैप और जोड़ के कैप। तो मॉड वेक्टर a बराबर कितना हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर a बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप एक्स जे कैप और एक्स के कैप। तो मॉड वेक्टर a बराबर कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर और जोड़ एक्स स्क्वायर। तो मॉड वेक्टर a बराबर कितना हो जाएगा, मॉड वेक्टर a बराबर अगर इसे हम हल करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 3, और चूँकि सदिश मात्रक के लिए या चूँकि मात्रक सदिश के लिए, किसके लिए, मात्रक सदिश के लिए हम देख रहे हैं कि मात्रक सदिश के लिए मान क्या है, तो मात्रक सदिश के लिए मान है मॉड वेक्टर a। तो मॉड वेक्टर a बराबर होता है 1, और मॉड वेक्टर a का अगर हम मान देखें तो हमें कितना मिला है, तो x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1। तो हमें चाहिए x का मान, तो x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3। तो ये जो 1 बाई अंडर रूट 3 आएगा, अब आप देख सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर का मान जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने पर प्लस माइनस दोनों लिया जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ भी अगर प्लस माइनस लेते हैं तो x का जो मान है वो हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, और यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो दिया गया है कि वेक्टर a वेक्टर b के परिणामी सदिश के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 हो। तो परिणामी सदिश के समांतर ज्ञात करना है, तो परिणामी सदिश c मान लेते हैं। माना कि वेक्टर a एवं वेक्टर b का परिणामी सदिश क्या होगा, तो परिणामी सदिश जो है वो मान लिए कि वेक्टर c है। तो जब परिणामी सदिश वेक्टर c है तो इस स्थिति में वेक्टर c बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर c बराबर हो जाएगा वेक्टर a और प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर c बराबर वेक्टर a का मान रखेंगे, तो वेक्टर a का मान कितना है, वेक्टर a का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 2i जोड़ 3j और घटाव k। अब प्लस वेक्टर b का मान कितना है, तो वेक्टर b का मान है i माइनस 2j और प्लस k। अब जोड़ेंगे तो वेक्टर c बराबर 2 और 1 3i 3 और 2, तो ये हो जाएगा प्लस j, और ये k है और ये k है तो कैंसिल। तो 3i और प्लस कितना आ गया j। अब परिणामी सदिश का मात्रक सदिश चाहिए, तो परिणामी सदिश के समांतर एक ऐसा सदिश हो जिसका परिमाण 5 इकाई। तो 5 इकाई के लिए पहले मात्रक सदिश निकाल के उसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितरी के 9 जोड़ 1 बराबर अंडर रूट 10। अब क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए
मॉड वेक्टर सी के अनुदिश कितने परिमाण का, तो लिखेंगे 5 परिमाण का इकाई सदिश, 5 परिमाण का इकाई सदिश। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो है वो इकाई सदिश निकालने के लिए हम परिणामी सदिश का जो है वो मात्रक सदिश निकालेंगे और गुणा कर देंगे किससे, तो गुणा कर देंगे 5 से। तो ये हो जाएगा 5 गुणे, अब वेक्टर सी का मान कितना है, तो वेक्टर सी का मान है 3i और जोड़ j। मॉड वेक्टर सी का मान कितना है, तो √10 यानी √10, तो पस्ती आई 15 अब बट्टे में √10i कैप और ये हो जाएगा 5 √10 j कैप। अब जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो मान है वो हमें कितना मिला। अब जो है यहाँ पर जो मान मिला है उसको हम क्या कर लेंगे, तो कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करते हैं, लेकिन कॉमन करने से पहले ये अंडर रूट में जो है इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15 √10 बटे में 10, √10 से गुणा भाग कर दिए। और इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √10 बटे में 10 j कैप। अब इस दशा में क्या हो जाएगा, तो इस दिशा में 15 √10 बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 10 i कैप जोड़ ये जो मान आया है इसमें से हम इसको कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 √10 है ना, तो इसी को कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो होगा 5 √10, कॉमन करने पर क्या होगा 5 √10 बटे में 10, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3i कैप और जोड़ क्या हो जाएगा j कैप, और यही जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 और जो हल होगा वहाँ तक इसको हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 √10 बटे में 2 i कैप और जोड़ कितना हो जाएगा, तो √10 बटे में 2 j कैप, और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो दिया गया है वेक्टर ए का वैल्यू, वेक्टर बी, वेक्टर सी का वैल्यू, और हमें एक वैल्यू फाइंड करना है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3c, और ये जो आएगा इसी के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बात कि जो वैल्यू दिया है वो पहले ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और प्लस 3 वेक्टर सी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी वैल्यू के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 2 और इंटू वेक्टर ए का वैल्यू रखते हैं। तो वेक्टर ए का वैल्यू है i प्लस जे और प्लस के माइनस वेक्टर बी का वैल्यू रखेंगे। तो वेक्टर बी का वैल्यू है 2i माइनस जे और प्लस 3k। इसके बाद है प्लस 3 और इंटू i माइनस 2j और प्लस k। अब इसके बाद इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें मिलता है 2i 2j 2k माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j माइनस प्लस माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j और प्लस 3k। अब ये देखिए ये 2i है और ये 2i है, कैंसिल। अब बात करते हैं j की, तो 2j और 1j मिल करके हो जाएगा 3j, होगा ना, 2j और 1j मिल के होगा 3j। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3j, लेकिन i वाला टर्म क्या है 3i, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 3i, तो 3i बचा है। इसके बाद 2j 1 3j और माइनस 6j, तो यहाँ बचेगा माइनस 3j। k के पास चलते हैं तो k जो है वो माइनस 3k और प्लस 3k, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 2k, तो हम लिखेंगे प्लस 2k, और इस तरीके से हमें जो है वो ये मान मिल गया। तो अब हम अगर इसका मॉड में मान निकालेंगे तो 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 3 वेक्टर सी बराबर √3 का स्क्वायर जोड़ घटाव 3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर। तो तितरी के 9 और 2 दूनी के 4, 9 9 18, 18 2 20, 20 और 2 22।
तो अंडर रूट 22। तो लिखेंगे इसलिए हमें क्या चाहिए, तो 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 3 वेक्टर सी के समांतर मात्रक सदिश के समांतर हमें क्या चाहिए, मात्रक सदिश चाहिए। तो मात्रक सदिश का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 2 वेक्टर ए माइनस बी और 3 वेक्टर सी, और इसका मॉड में जो मान आया है वो रखेंगे, यानी सदिश में उसके मॉड से जब भाग दे देते हैं तो जो आता है वही उसका क्या होता है, मात्रक सदिश। तो 3i माइनस 3j और जोड़ 2k अब बटे में इसका मान कितना आया, तो अंडर रूट 22। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 3 अब बटे में अंडर रूट 22 आई कैप माइनस 3 अब बटे में अंडर रूट 22 जे कैप 2 बटे में अंडर रूट 22 के कैप, और यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न जो है वो हम नोट करते हैं, और 8 नंबर प्रश्न में क्या बताना है ये देखेंगे। तो 8 नंबर प्रश्न में जो है वो ए बी सी बिंदु दिया गया है और बताना है कि ये संरेख है। तो ऐसी स्थिति में बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात भी ज्ञात करना है। तो अब हम जो है वो सबसे पहले जो बिंदु दिया है उसी से डायरेक्ट उसका सदिश लिखते हैं, स्थिति सदिश। तो ओ ए बराबर हो जाएगा आई माइनस 2j माइनस 8k। तो लिखेंगे आई माइनस 2j माइनस 8k। ओ ए के बाद जो है वो अब हम निकालेंगे ओ बी, स्थिति सदिश बिंदु बी से। तो ये कितना होगा, ये होगा 5i माइनस 0 इंटू जे माइनस 2 और इंटू के। तो ओ और बी बराबर हो जाएगा 5i और माइनस 2k। इसके बाद अब हम निकालेंगे मान वेक्टर ओ सी का सी बिंदु से। तो सी बिंदु जो है वो आप क्वेश्चन में देखिएगा दिया गया है 11, तो हो जाएगा 11i अब प्लस 3j अब प्लस हो गया 7k। तो अब हमें ए का मान मिल गया, ओ ए ओ बी और ओ सी ये मान मिल चुका है। तो अगर हम ए बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो होगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मान कितना है, तो ओ बी का मान है 5i माइनस 2k, और इसके बाद हम इसमें से घटाएंगे माइनस ओ ए। तो वो कितना है, आई माइनस 2j और माइनस 8k। तो अब ए बी बराबर कितना आ गया, तो अब ए बी बराबर घटाएंगे तो 5i में से 1 आई जाएगा तो हो जाएगा 4i, और 2k में से माइनस माइनस प्लस 8k तो प्लस हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा माइनस 2j। तो ये हो गया प्लस 6k। अब जो है वो हम देखें इसका मान क्या होगा जे का, तो ये माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। ए बी के बाद जो है वो अगर हम इसका परिमाण निकाल दें तो मॉड वेक्टर ए बी का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट जो है वो आएगा 56, जिसका मान होगा 2 अंडर रूट 14। अब जो है वो हम बी सी का मान निकालेंगे। तो बी सी का मान कितना होगा, तो बी सी के मान के लिए हम रखेंगे ओ सी और माइनस ओ बी। ओ सी का मान कितना है, तो ओ सी का मान है 11i जोड़ 3j जोड़ 7k माइनस ओ बी। तो ओ बी का मान कितना है 5i और माइनस 2k। तो अब यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, और 3j है तो ये तो बच गया 3j, और 7k में से माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 7 और 2 9k। क्लियर है। अब जो है ये क्या है, तो ये है बी सी। तो जैसे ही बी सी आया तो मॉड वेक्टर बी सी बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 तितरी के 9 और 9 81, जब जोड़ेंगे तो आएगा अंडर रूट 126, और अंडर रूट 126 आएगा तो इसका मान हो जाएगा 3 अंडर रूट 14। अब जो है वो बी सी के बाद हम मान निकालेंगे ए सी का। तो ए सी का जो मान निकलेगा वो निकलेगा मॉड वेक्टर ओ सी माइनस मॉड वेक्टर ओ ए।
तो ओ सी माइनस ओ ए करेंगे तो ओ सी का मान कितना है ये लिख देते हैं। तो ओ सी का मान है 11i जोड़ 3j जोड़ 7k घटाओ ओ ए। तो ओ ए का मान कितना है, तो ओ ए का मान है i माइनस 2j और माइनस 8k। अब जब हम इसे घटा देंगे तो मॉड वेक्टर ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर ए सी बराबर 11 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 10i। 3 है 2 है तो माइनस माइनस प्लस, 3 है 2 5j, 7 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 15k। अब अगर हम इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण निकालने पर क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो जब हम 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा में 100, 50 25 और 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 15 225, टोटल जोड़ेंगे तो 225 25 250 250 और 100 350। तो अंडर रूट हो जाएगा 350, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5√14, 5√14। अब ये जो मान आया हमें देखना है कि ये संरेख है या नहीं है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है वो हम देखेंगे संरेख के शर्त से। तो संरेख का शर्त क्या कहता है, तो संरेख के शर्त से अगर देखा जाए तो संरेख का शर्त कहता है कि मॉड वेक्टर ए सी बराबर मॉड वेक्टर ए बी प्लस मॉड वेक्टर बी सी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो मॉड वेक्टर ए सी बराबर मॉड वेक्टर ए बी है, मॉड वेक्टर बी सी है। तो अब हम यहाँ पर ए सी का मान रखते हैं तो 5 कितना है, 5√14 है। तो रख दिया 5√14। ए बी का मान कितना है, तो ये है 2√14। अब बी सी का मान कितना है, 3√14। अब इसके बाद 5√14 के बराबर आ गया, तो 5√14 के बराबर आ गया तो इसको ही जो है वो आंसर माना जाएगा। और यह कहा जाएगा कि अतः यह स्पष्ट है, अतः यह स्पष्ट है कि बिंदुएं संरेख हैं। बिंदुएं क्या हैं, तो बिंदुएं जो हैं वो संरेख हैं। अब वेक्टर बी जो है वह वेक्टर ए सी को विभाजित करता है। ये भी क्वेश्चन दिया गया है कि बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि अब सदिश क्या करता है, तो सदिश जो है वो सदिश बी वेक्टर ए सी को विभाजित करने का या विभाजित करने वाला अनुपात। तो विभाजित करने वाला अनुपात कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मॉड में वेक्टर ए बी और बटे में मॉड में वेक्टर बी सी। तो जिसका मान कितना आया, तो 2√14 और 3√14 कट गया, तो 2√14 है और 3√14 है, कट गया तो कितना आ गया, 2/3। तो यही 2/3 जो है इसका अनुपात हो जाएगा और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो P दिया हुआ है 2a + b और Q दिया हुआ है a - 3b। तो हम P और Q के स्थिति सदिश के रूप में इसे मान लेंगे। तो ठीक है, इसे मानते हैं, लिखेंगे। माना कि P और Q का स्थिति सदिश क्या है, माना कि P एवं Q का स्थिति सदिश क्रमशः कितना मानेंगे, तो जो दिया है वही 2a वेक्टर 2a प्लस वेक्टर b और क्या दिया है, तो और दिया है वेक्टर a और माइनस वेक्टर 3b है। इस स्थिति में हम देखेंगे कि बिंदु R जो है वह स्थिति सदिश को
बिंदु R लिखेंगे, बिंदु R क्या करता है, तो बिंदु R स्थिति सदिश PQ को बाह्य 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है ना। तो जब यह इस अनुपात में विभाजित करता है तो अब बाह्य अनुपात में है तो इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये हो जाएगा m इंटू वेक्टर ए, तो वो कितना m इंटू वेक्टर बी माइनस n इंटू वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कितना, तो 1 इंटू वेक्टर ए और माइनस 3 वेक्टर बी, फिर क्या होगा, तो -2 होगा 2 वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी, अब बटे में हो जाएगा क्या, तो m माइनस n, तो हो जाएगा 1 घटाव 2। अब घटाते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और -3 वेक्टर बी, 4 वेक्टर ए और -2 वेक्टर बी, बटे में 1 में से 2 गया -1, तो a है और ये क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा -3a, ये 2b है, ये 3b है, तो ये हो जाएगा 5 वेक्टर b, और ये हो जाएगा -1, तो माइनस को कॉमन करेंगे 3 वेक्टर a 5 वेक्टर b और माइनस, तो ये कट जाएगा, तो अब कितना आ गया, तो अब जो मान आया वो हमें मिला हुआ है कि 3 वेक्टर a और प्लस 5 वेक्टर b, तो ये तो कट गया, तो क्या हो जाएगा 3 वेक्टर a और प्लस 5 वेक्टर b। अब इसके बाद जो है ये तो हो गया कि बाह्य विभाजित, अगर RQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालना हो तो क्या होगा, तो लिखेंगे कि इसलिए PQ नहीं बल्कि RQ, तो वेक्टर RQ के मध्य का स्थिति सदिश, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जोड़ देंगे, तो 3 वेक्टर a और प्लस 5 वेक्टर b है ना। दूसरा जो है वो RQ के लिए जो है वो हम देख रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा वेक्टर a और -3 वेक्टर b, अब बटे में कितना हो जाएगा 2, जब हल करेंगे तो अब देखो 3 है और 1 है, तो हो जाएगा 4 वेक्टर ए, या 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 वेक्टर बी, या बटे में है 2 को कॉमन कर दिया जाएगा तो 2 दूनी के 4a, और ये हो जाएगा वेक्टर बी, अब बटे में 2, तो कट न गया, तो कितना आ गया 2 वेक्टर ए और जोड़ वेक्टर बी, यही जो है वह P का स्थिति सदिश है। तो लिखेंगे कि इसलिए P का स्थिति सदिश है तथा P RQ का मध्य बिंदु है, और इस प्रकार से हमने ये साबित कर दिया कि यह इसका मध्य बिंदु है। और अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो 10 नंबर क्वेश्चन में जो है वो दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i-4j + 5k है और i-2j - 3k है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो जो समांतर चतुर्भुज है वो जो है हम बनाएंगे तो उसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना, समांतर चतुर्भुज का। और समांतर चतुर्भुज जब हम बना लिए तो समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका विकर्ण बनाएंगे। तो विकर्ण बना लिए, ये हो गया A B C D, और इसके बाद जैसे ही हमने विकर्ण बनाया तो अब इसका जो है वो सदिश के फॉर्म में दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर A, ये हो जाएगा वेक्टर B, और
ये डायरेक्शन इधर रहेगा और इसका डायरेक्शन इधर रहेगा। अब इस आधार पर अगर विकर्ण को देखें तो परिणामी विकर्ण हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का विकर्ण कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का विकर्ण, तो जो परिणामी है वही इसका विकर्ण होगा। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। तो ये तो इसका विकर्ण हो गया। अब इसके बाद विकर्ण का मान अगर देखें तो वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो जो समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाएं दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पर ए और बी मान लेंगे क्रमशः। तो ए का मान जो है वो हम मान लेंगे कि है 2i माइनस 4j और प्लस 5k, प्लस बी हम मान लेंगे कि है i माइनस 2j माइनस 3k। हम मान नहीं लेंगे, ये चीज़ दिया हुआ है, जो ये दिया है उसको ए मान लिए, जो ये दिया है उसको बी मान लिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3i, 4 2 6j, 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2k। अब ये जो मिला हम इसका अगर परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसलिए मॉड में वेक्टर ए और प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मॉड में वेक्टर ए प्लस बी बराबर 3 के 9 6 के 36 और 2 दूनी के 4, तो 36 4 40 और 9 49 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मॉड में वेक्टर ए और प्लस बी बराबर हो गया 7। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के समांतर मात्रक सदिश चाहिए, है ना। वेक्टर ए प्लस बी जो विकर्ण है इसी के समांतर एक मात्रक सदिश चाहिए और फिर इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो अब हम सबसे पहले मात्रक सदिश निकालेंगे। तो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। तो अगर मात्रक सदिश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटे में मॉड वेक्टर ए प्लस बी। अब जब हम इसको हल करेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी का मान कितना है, 3i माइनस 6j जोड़ 2k और बटे में 7। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 3 बटे में 7i कैप माइनस 6 बटे में 7j कैप और इसके बाद होगा प्लस 2 बटे में 7k कैप। इसके बाद 1 बटे में 7 3i कैप माइनस 6j कैप जोड़ 2k कैप। जैसे ही हमने ये निकाला तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश। लिखेंगे इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अब चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। तो अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आई जे के, तो वेक्टर ए के लिए कितना है, तो 2 माइनस 4 और 5, 2 माइनस 4 और 5 यही चीज़। इसके बाद बी के लिए क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 3, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3। अब जब हम इसका R1 से विस्तार करेंगे तो क्या होगा, R1 से विस्तार करने पर, तो R1 से विस्तार करने पर होगा आई कैप, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, चटती आई 12 माइनस 5 दूनी के 10। तो अब देखा जाए तो माइनस 5 दूनी के 10 होगा, तो ये माइनस माइनस 10, आई के बाद जे, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, 3 दूनी के 6 माइनस 5 एकम 5, अब प्लस के, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 12 और 10 हो जाएगा 22 आई, 6 5 11, तो माइनस माइनस प्लस 11 जे
और ये हो जाएगा 0 और इंटू के, तो हो कितना गया 22i और जोड़े 11j। तो ये तो इसका क्रॉस आया। जब अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, a क्रॉस b का परिमाण, तो हो जाएगा 22 का स्क्वायर और जोड़े 11 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 605, जिसका मान होगा 11√5। और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सॉल्यूशन देख लिया, जहां हमने इसके विकर्ण के अनुदिश मात्रक सदिश को ज्ञात कर लिया और साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है कि दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन कोज्याएं 1/√3, 1/√3 और 1/√3 है। तो ये जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन है। हम 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, है ना। 11 नंबर प्रश्न, और इस 11 नंबर प्रश्न में जो दिया गया है अब वो हम नोट करेंगे, लिखेंगे कि माना कि कोई सदिश है ना। माना कि एक सदिश मान लेते हैं AB। तो माना कि सदिश AB क्या है, तो OX, OY तथा OZ के साथ बराबर कोण पर झुका हुआ है या बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है तथा प्रत्येक के साथ क्या है, तो प्रत्येक के साथ समान कोण बनाता है। प्रत्येक के साथ समान कोण, तो मान लेते हैं समान कोण जो है वो थीटा है, समान कोण थीटा बनाता है, क्योंकि कोण को आमतौर पर थीटा से ही सूचित करते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम मान लें कि वेक्टर AB की दिक् कोज्याएं, ये आपको भी पता है, दिक् कोज्याएं यानी दिक् कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। तो ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, लेकिन अब ये जो समान कोण है वो थीटा है, तो अल्फा बीटा गामा ना हो करके ये हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा। अब जैसे ही ये मान मिला तो ये दिक् कोज्याएं हैं, तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि L² + M² + N² इज इक्वल टू 1। L का मान क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्रमशः हो जाएगा। L का मान कॉस अल्फा, M का मान कॉस बीटा, N का मान कॉस गामा, जिसका मान कॉस थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos² थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। अब अगर हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3। अब ये जो cos अल्फा इज इक्वल टू यानी सॉरी अल्फा नहीं, cos अल्फा के जगह पर हमने क्या रखा है, थीटा रखा है। तो अब ये अल्फा के जगह पर जब थीटा रखा तो cos थीटा बराबर 1/√3 आया। तो यही cos थीटा न तीनों मान है, तो इससे ये पता चलता है कि इसकी दिक् कोज्याएं जो है वो कितनी है, तो 1/√3 1/√3 1/√3। तो लिखेंगे इसलिए दिए हुए अक्षों के साथ झुके हुए सदिश की दिक् कोज्याएं क्या है, तो 1/√3 cos थीटा, दो और है ये भी cos थीटा है, इसका भी मान 1/√3 1/√3 है। यही ना प्रूफ करना था।
तो ये हमने प्रूफ कर लिया और इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर जो प्रश्न है उस 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि वेक्टर ए का वैल्यू, वेक्टर बी का वैल्यू, वेक्टर सी का वैल्यू, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब हो और वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15 हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये लंब है तो लंब है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लंब है वो हम ज्ञात करेंगे और एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करना है। तो ऐसा सदिश डी ज्ञात करना है तो पहले वेक्टर ए नोट करेंगे जो दिया गया है। तो वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, तो वेक्टर ए बराबर प्रश्न में दिया गया है आई प्लस 4j और प्लस 2k, इतना जो है वो मान दिया गया है। इसके बाद जो है वेक्टर बी को हम देखेंगे तो वेक्टर बी वैल्यू कितना दिया गया है, तो 3i माइनस 2j, तो रखेंगे 3i माइनस 2j और प्लस 7k। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी चाहिए। तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो i j k, ये हो जाएगा 1 4 2 3 माइनस 2 और 7। अब ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जिसका मान r1 से विस्तार करेंगे तो हो जाएगा 4 सत्ते 28 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4 माइनस j, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 7 एकम 7 और माइनस 3 दूनी के 6 और प्लस के, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 एकम 2 और माइनस 3 चौके 12। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 28 और 4 हो जाएगा 32j, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो सॉरी आई है ना ये, तो ये हो जाएगा 32 आई कैप और ये हो जाएगा केवल और केवल जे कैप, 7 में से 6 गया 1। अब 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो 12 2 14 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 14 के कैप। अब ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिला तो इसलिए अगर वेक्टर डी का मान निकालेंगे, जो हमें ज्ञात करना है कि एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब हो, तो मान लेते हैं कि वेक्टर डी बराबर जो है वो है लेमडा 32 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 14 के कैप। तो लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर डी किस पर लंब है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या है, लंब है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब है तो ऐसी स्थिति में हमने लिख दिया कि जो डी का मान है वो लेमडा इंटू 32 माइनस आई माइनस जे या माइनस 14 के है। लेकिन अब यहीं पर एक चीज़ और दिया गया है कि ये जो है वो वेक्टर डी एक ऐसा है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब तो है, लेकिन वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर जो है वो है 15। तो अब वेक्टर सी का मान रखेंगे और वेक्टर डी का और अदिश गुणन कर देंगे। तो वेक्टर सी का मान जो है वो दिया गया है प्रश्न में कि 2i माइनस जे और प्लस 4k, तो लिखेंगे 2i माइनस जे और प्लस 4k और डी का जो वैल्यू है जो माने हैं हम वो रखेंगे तो हो जाएगा लेमडा इंटू 32i माइनस जे माइनस 14 के और बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा, अदिश गुणन करेंगे तो लेमडा को कर दिया बाहर, 32 दूनी के 64 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 प्लस माइनस माइनस 14 चौके 56 और बराबर 0। अब जब हम इसे हल करेंगे तो हो जाएगा लेमडा, और देखो 64 एक 65 और 65 में से 56 घटा दिया जाएगा, तो 65 में से जब 56 घटा देंगे तो 9 6 15, ये खत्म यानी आ गया 9, तो ये हो गया 9 और बराबर कितना है, तो बराबर ये 15 के बराबर है ना, 0 के बराबर नहीं है, तो ये हम कर देंगे 15। ठीक है, तो 15 कर दिया। अब यहाँ पर अगर लेमडा का मान निकालना हो तो 15 बटा में कितना आ गया, 9 आ गया, तो 15 बटे में 9 आ गया तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 के 9, तो अब कितना आ गया ये 5 बटे में 3, तो लेमडा का मान आ गया 5 बटे में 3। तो अब हम क्या निकालेंगे, तो जब लेमडा का मान 5 बटे में 3 आ गया तो ऐसी स्थिति में अब हम वेक्टर डी निकालेंगे कि वेक्टर डी का मान कितना है। तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर डी बराबर क्या है, तो लेमडा है, तो हम लिखेंगे लेमडा की जगह पर 5 बटे में 3, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 32i माइनस जे
और माइनस 14 के कैप। तो वेक्टर डी बराबर कितना हो जाएगा? तो वेक्टर डी बराबर जो है वो मान हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 32 पाँचे हो जाएगा 160। तो हो गया 32 पाँचे 160 और बटे में 3 माइनस हो जाएगा 5 बटे में, ये आई कैप सेम टू सेम रहेगा, और उसके बाद होगा माइनस 5 बटे में 3 जे। तो ये हो जाएगा 5 बटे में 3 जे माइनस 14 पाँचे 70 बटे में 3 के कैप। और इस तरीके से हमने जो है ये डी ज्ञात कर लिया। तो आप यहाँ पर भी इसको आंसर लिख सकते हो, या इसी को आप लिख सकते हो कि वेक्टर डी इज इक्वल टू 1/3, और फिर क्या हो जाएगा, तो 1/3 अगर किया जाए कॉमन तो ये हो जाएगा 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप, और यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में सदिश दिया गया है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, है ना। नहीं दिया है उसको मान लेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। चलिए जो दिया है सबसे पहले उसको मान लेते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में जो है जो जो दिया गया है वो हम मान लेते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में क्रमशः सदिश दिया गया है, तो हम मान लेंगे, माना कि वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 4j माइनस 5k, और वेक्टर सी बराबर लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k, ये दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमने ए बी सी मान लिया। तो वो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सदिश दिया गया है इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, यानी इसके योगफल की दिशा में। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी इसका जो है वो योगफल निकालेंगे। तो दिया क्या है कि सदिश आई प्लस जे और प्लस के का सदिश कॉमा सदिश 2i प्लस 4j माइनस 5k और लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k के योगफल के, यानी बी और सी का योगफल के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बी और सी के योगफल के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। इनका अदिश गुणनफल जब 1 के बराबर होगा, यानी किसका किसका अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल जो है वो इसका 1 के बराबर होगा। तो ऐसी दशा में हम क्या ज्ञात करेंगे कि लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका मात्रक सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर बी का मान कितना है, तो वेक्टर बी का मान है 2i प्लस 4j माइनस 5k, अब प्लस सी का मान है लेमडा आई 2j प्लस 3k। अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा आई कैप 4 और 2 6 जे कैप, 5 में से 3 गया तो 2 के कैप। ये हो गया वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। अब अगर हम इसके परिमाण की बात करें, क्योंकि मात्रक सदिश निकालने के लिए परिमाण तो आवश्यक है ही, तो हो जाएगा 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा, अगर हल करेंगे तो 2 दूनी के 4 लेमडा स्क्वायर और 2ab तो 2 दूनी के 4 लेमडा, और हो जाएगा 6 के 36 2 दूनी के 4। तो मॉड में वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा, तो अब इसे अगर हम हल करेंगे तो मिलेगा लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा 4 लेमडा 36 4 40 40 और 4 कितना हो गया 44। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए तो हमें चाहिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के अनुदिश मात्रक सदिश। के अनुदिश मात्रक सदिश मतलब इसी के दिशा में मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का मान अब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी और बटे में मॉड वेक्टर बी और प्लस मॉड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब अगर हम इसका मान रखें तो वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का मान कितना है, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान है 2 प्लस लेमडा आई कैप जे कैप के कैप, और इसका मान कितना आ गया
तो इसका जो मान है वो काफ़ी लंबा चौड़ा आया है, तो जो मान है वो रखेंगे लेमडा स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस 44। अब ये जो मान आया इसमें हम देखेंगे कि इसका अदिश गुणनफल जो है वो क्या है, तो इसका अदिश गुणनफल जो है वो 0 है। सॉरी, अदिश गुणनफल प्रश्न में दिया है कि 1 है, तो लेमडा का मान ज्ञात करें। यानी ये जो पहला सदिश है ये, और वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का जो मात्रक सदिश है ये, इसका अदिश गुणनफल कितना है, 1 है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसलिए वेक्टर ए और अदिश गुणनफल कितना, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मात्रक सदिश। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो है 1, तो वेक्टर ए का मान कितना है, आई प्लस जे प्लस के। अब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो है वो मान कितना है, तो ये है 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6 जे माइनस 2 के अंडर रूट में है लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस 44 इज इक्वल टू 1। अब ये जो मान आया इसका हम गुणा कर देंगे, तो 1 में 2 प्लस लेमडा का करेंगे तो 2 प्लस लेमडा ही होगा, 6 का 1 में करेंगे तो 6 एकम 6 ही होगा, के का के में करेंगे तो ये आ गया -2। और इधर कितना मान है, तो इधर मान है लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा और 44 इज इक्वल टू 1। तो अब देखो 6 है और ये -2 खत्म, तो लेमडा और प्लस कितना आ गया 6, तो लिखेंगे लेमडा प्लस 6 यानी लेमडा प्लस 6। और ये जब इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा और 44। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा लेमडा और प्लस 6 का स्क्वायर, और इधर से हट जाएगा तो लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा 44। तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2ab तो हो जाएगा 12 लेमडा, और ये लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा प्लस 44, तो लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, और ये हो गया 36 12 लेमडा। इधर करेंगे तो -4 लेमडा इज इक्वल टू 44। तो 12 से अगर 4 को माइनस कर देंगे, 12 से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 8 लेमडा, और ये हो गया 44 और घटाओ 36 यानी 8 लेमडा इज इक्वल टू 44 माइनस 36। तो 8 लेमडा है ना, तो अब हम लिखेंगे 8 लेमडा इज इक्वल टू 44 में से 36 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8, तो लेमडा इज इक्वल टू 8/8 कैंसिल होकर के 1, सो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, और यही इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 जो है वो देख लिया। बाकी जिस स्टूडेंट को अगर कोई भी टॉपिक समझने में इसमें परेशानी हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बाकी जो स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन क्लास करते हैं तो वो ऑफलाइन क्लासेस में जो है वो ज़रूर पूछ लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 में ये दिया गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 14 नंबर प्रश्न में यह दिया गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है, यानी कॉस थीटा का मान समान दिखा देना है। तो सबसे पहले तो ये है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी परस्पर लंबवत है, तो लिखेंगे सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी परस्पर क्या है, लंबवत है। तो परस्पर लंबवत है, तो ऐसी स्थिति में अब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। तो अब अगर मान लिया जाए कि वेक्टर ए जो है वह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बीच में कोण बनाता है थीटा, तो यही जो वेक्टर ए है इसी प्रकार से वेक्टर ए जब थीटा कोण बनाएगा तो वेक्टर बी भी बनाएगा, वेक्टर सी भी बनाएगा, और इन तीनों सदिशों का परिमाण परस्पर लंबवत सदिश जो है वो तो है ही साथ समान रूप से यह झुका हुआ है, यानी कि cos थीटा का मान एक जैसा आ जाए ये दिखाना है। तो लिखेंगे कि माना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बीच क्या कोण बनाता है, तो थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में
मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर सी बराबर लेम्डा जो है वो मान लेंगे, क्योंकि यह जो है वो परिमाण में समान है। तो परिमाण में समान है तो हमने इसका परिमाण भी क्या मान लिया, समान मान लिया। अब जब हम परिमाण समान मान लिए तो ऐसी स्थिति में जब हम इसका क्या करेंगे, अदिश गुणन, तो थीटा का मान क्या आएगा, समान आएगा। जब हम इसका अदिश गुणन करेंगे तो इस चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ए का काम तो कर रहा है वेक्टर ए, अब बी का काम क्या कर रहा है, तो बी का काम कर रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए है ना। तो हो जाएगा मॉड वेक्टर ए, परिमाण हमें लिखना है, बी का काम यहाँ पर ये कर रहा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, और ये हो गया कॉस थीटा। अब अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, तो इसका गुणन करते हैं तो वेक्टर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट, अब यहाँ पर क्या है तो मॉड में ही है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम अगर देखें तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर अब प्लस ये ए और बी है और ये ए और सी है, जहाँ इनका अदिश गुणनफल ए और बी और ए और सी का कितना है, 0, तो ये हमने रख दिया 0। और अब ये कितना आ गया, तो ये आ गया मॉड वेक्टर ए, फिर आ गया मॉड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और कॉस थीटा। लेकिन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी का परिमाण समान है, जिसको हमने कितना माना है, लेम्डा, और ये क्या है, तो ये समान है परिमाण में। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, लेम्डा रखेंगे। तो अब देखो मॉड वेक्टर ए की जगह पर अगर रखते हैं तो लेम्डा स्क्वायर 0 तो हट गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा लेम्डा, और ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉस थीटा। लेकिन हमें तो कॉस थीटा का मान चाहिए, तो ये तो लेम्डा से लेम्डा कैंसिल, अगर हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लेम्डा बाई मॉड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि इसी प्रकार से वेक्टर बी वेक्टर सी भी जो है वह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ समान कोण बनाएगा। क्लियर है, तो इसको हम जो है वो लिखेंगे कि इससे यह स्पष्ट है कि वेक्टर बी तथा वेक्टर सी भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ क्या करता है, तो समान कोण बनाता है, समान कोण बनाता है। क्लियर है, ये 14 नंबर प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुआ। अब ये आप देख सकते हो कि अगर ये समान कोण बनाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ए बी सी के साथ समान रूप से झुका हुआ है। समझ में आया, तो यही हमें साबित भी करना था, ये लिख भी सकते हैं, लिखेंगे इसलिए यह स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, तो स्पष्ट यह है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ समान रूप से झुका हुआ है, समान रूप से झुका हुआ है। अब इसके बाद जो है, जैसे ही हमने ये प्रश्न देखा कि समान रूप से झुका हुआ है, तो यही जो है वो क्या हो गया, साबित हो गया, यही साबित ही करना था। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 जो है वो दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और यदि और केवल यदि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है, तो यह दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर नहीं है 0 और वेक्टर बी बराबर भी नहीं है 0। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए जो है वो सॉल्व करेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न में जो दिया गया है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो दिया गया है
कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, तो गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर जो है वो होगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी बराबर इसका और इसका गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। ये ए बी है और ये बी ए है। क्रम बदल जाएगा क्योंकि सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब प्लस ये कितना हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। अब इसके बाद दिया गया है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हो तो लिखेंगे इसलिए, या चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हैं तो चूंकि वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर लंब है, अर्थात अगर यह परस्पर लंब है तो वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, तो इस स्थिति में अदिश गुणन जो है इसका वो इसी के बराबर होगा। अदिश गुणन इसका किसके बराबर होगा, तो इसका अदिश गुणन जो है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, ये परस्पर लंब है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो अदिश गुणन है इसी के बराबर होगा। माने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 के ही बराबर होगा, क्योंकि अदिश गुणन 0 होगा तभी जो है यह परस्पर लंब होगा। तो इस स्थिति में ये उपरोक्त पद क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त पद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी और प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। तो अब ये 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 0। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अब यहीं हल करते हैं तो ऐसी स्थिति में मिलेगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 0 और प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो पद मिला हुआ है, अब इस पद को हम क्या करेंगे तो यूज़ करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि ये 2ab वैल्यू जो है वो 0 हो गया तो जब यह वैल्यू 0 हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जब ये 0 के बराबर आया ए डॉट बी तब ना हुआ है, और जब ए डॉट बी 0 के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा। तो अब इसे हम देखेंगे तो लिखेंगे कि ये जो मान है वो कब मिला है, तो ये जो मान है वो मिला है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर। तो ऐसी स्थिति में ये जो मान है वो मिला है, और कब मिला है, तो जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है 0 है। अब हम देखेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बराबर अब क्या मिल गया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। और ये कब है, तो ऐसी स्थिति में है जब वेक्टर ए बराबर नहीं है 0 और वेक्टर बी बराबर नहीं है 0। इसके बाद हम देखें तो ये तो पता चल गया कि जब नहीं है 0 तब का स्थिति है ना, जब नहीं है वेक्टर ए और वेक्टर बी जब नहीं है 0 तब का स्थिति है ना या ये नहीं, ये जब हम देखें कि वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर तो ये कब मिला है, ये तब मिला है जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है 0 है। तो लिखेंगे जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 मिला है। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद ये जो मान आया है इसी मान को अब हम देखें तो यदि और केवल यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तभी जाकर के वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब होता है। इसी को जो है वो हम लोग साबित करेंगे और यही बताना भी था। तो लिखेंगे कि यदि और केवल यदि
और केवल यदि और केवल यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए परस्पर लंब होगा वेक्टर बी के, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हम देखेंगे प्रश्न संख्या 16। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद 17, 18 और 19, और फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगा ख़त्म। और 1 डे 1 एक्सरसाइज की सीरीज़ में ये चैप्टर भी जो है वो हम लोग फिनिश कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 में ये दिया गया है कि प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है कि ए डॉट बी जो है वह 0 से बड़ा है, यानी अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, तो 0 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी का मान, तो हम लिख सकते हैं कि मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, और ये बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। तो ऐसी स्थिति में वेक्टर ए मॉड में और वेक्टर बी मॉड में क्या होगा, तो धनात्मक होगा, क्योंकि बड़ा भी है 0 से। तो जब 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा, इसलिए कॉस थीटा भी क्या होगा, तो कॉस थीटा भी धनात्मक होगा, तो यह 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। अब इस स्थिति में जब यह 0 से बड़ा और बराबर होगा तो कॉस थीटा का मान जब 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो थीटा का मान जो होता है वह 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, और साथ ही साथ बराबर होता है। तो इस आधार पर हमने देखा तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका ऑप्शन जो है वो बी है, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 16 नंबर प्रश्न के बाद अब हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न में ये दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश है तो मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, और उनके बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। तो अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मात्रक सदिश है या नहीं है, ये अगर देखना है तो हम इसका मॉड निकालेंगे जिसका मान 1 के बराबर होगा। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इसका गुणा करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दिए, बी से ए में करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बी का बी में करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम देखें तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो ए का अगर गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो ये क्रम बदल देंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस मॉड में वेक्टर बी का स्क्वायर और बराबर 1। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये हो गया मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस सजा के लिख देंगे तो मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस ए बी, और ए बी तो हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बराबर 1। अब क्या होगा, तो अब जो है हम देखें तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, तो ए और बी क्या है, मात्रक सदिश है ना, जिसका मान यहाँ पर दिया ही गया है, तो ये हम 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो हो जाएगा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा और बराबर 1। अब क्या हो जाएगा, तो 1 और 1 का स्क्वायर है, तो ये जो जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो हो जाएगा 2, और 2 में मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर 1 आ गया। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे कि 2 मॉड में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर 1, और ये इधर घटा देंगे तो हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया, 2 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, तो 2 हो गया, और साथ ही साथ ये मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी है, तो अगर हम इसका मान देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो मान है वो हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और 1 में से 2 घटेगा तो कितना आ गया, -1 आ गया। अब अगर हम इसे देखें तो ये आ गया 2
कॉस थीटा बराबर -1, तो कॉस थीटा बराबर -1/2 आ गया। तो अगर कॉस थीटा बराबर -1/2 आ गया तो ये मान किसका होता है? ये मान होता है कॉस 2π/3 का। तो अब हम थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 2π/3। तो 2π/3 हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन है डी। तो लिखेंगे इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो गया। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है मान निकालने के लिए। तो वो हम मान निकालेंगे, लेकिन मान निकालने के लिए अब यहाँ पर हम देखें कि जो दिया गया है उसका मान क्या है। तो यदि आई जे के बारे में यहाँ पर दिया गया है और इसकी क्रॉस गुणन पूछा है 18 नंबर प्रश्न में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि अगर आई जे के परस्पर लंबवत सदिश हो तो क्या होगा। ये हो गया मान लीजिए कि एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया जेड अक्ष। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर इसका बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु है ना, मूल बिंदु इसको कहते हैं 0। और ऐसी स्थिति में अगर आई जे के परस्पर लंबवत हो, मान लो कि आई यहाँ है, जे जो है वो यहाँ है, और के जो है वो जेड अक्ष पर है, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो लिखेंगे चूँकि आई कैप, जे कैप तथा के कैप परस्पर लंबवत हों, परस्पर लंबवत हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में होगा कि अगर यह परस्पर लंबवत हो तो लंबवत में होता है कि आई क्रॉस जे करेंगे तो होगा के, फिर जे क्रॉस के करेंगे तो होगा आई, फिर के क्रॉस आई करेंगे तो होगा जे। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर हम अदिश गुणन करेंगे, यानी आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे करेंगे और के डॉट के करेंगे तो मान आएगा 1। अब जो मान दिया है निकालने के लिए वो मान देखते हैं। तो मान दिया गया है प्रश्न से कि आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के कैप आई और क्रॉस जे, इसका मान चाहिए। तो अब इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं गुणा करके कि इसका मान क्या होता है। तो अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, आई और क्रॉस जे होगा, तो लिखेंगे आई क्रॉस जे, फिर क्या होगा? तो आई और के, इसके बाद जे और आई है तो जे और आई, इसके बाद क्या होगा? तो जे और के, है ना, जे और के क्रॉस गुणन है तो क्रॉस गुणन है तो पहले मान ही रख देते हैं, ऐसे ना करके हम डायरेक्ट मान रख देते हैं। आई है, जे और क्रॉस के है तो क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हो गया आई, ये हो गया जे, आई और के है तो जब आई और के है तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे? आई और के है तो ऐसी स्थिति में जो है वो लिखा जाएगा आई और के है, तो आई और के है तो ऐसी स्थिति में क्या लिखा जाएगा? ऐसी स्थिति में आई और के लिए लिखा जाएगा, आई और के है तो ये के और आई है ना, तो के और आई है तो इसके लिए जे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है वो के और आई है अपोनेंट डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा -जे। अब प्लस के, ऐसे ही आई और जे है तो क्या लिखा जाएगा? आई और जे है तो के लिखा जाएगा। अब ये क्या आ गया? तो ये जो है वो अदिश गुणन के रूप में आया तो अदिश गुणन के जब रूप में आया, आई और आई डैश है और यहाँ पर जे और जे है, तो आई और आई का अगर करेंगे तो इसका अदिश गुणन कितना है? 1 है। इसके बाद प्लस माइनस माइनस जे और जे का करेंगे तो मान कितना है? 1 है। आप प्लस के और के का करेंगे तो मान कितना है? 1 है। कैसे? तो देखिए जे और के का मान, जे क्रॉस के आई है तो आई रख दिया, आई और के है तो हमारे पास के और आई है जिसका मान जे है, तो ये उल्टा हो गया तो माइनस जे हो जाएगा, और आई और इंटू जे है जिसका मान के होता है तो हमने के रख दिया, के वैसे ही। के डॉट के का मान 1 होता है, आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है। अब यहाँ पर ये ख़त्म और आ गया 1। इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है।
तो सी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न संख्या 18। अब प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 देखेंगे और इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया है कि यदि दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसके बीच का कोण जो है वो मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो तो थीटा बराबर है, ये साबित करना है। तो ये चीज़ हम साबित करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो लिखेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, तो के बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो अब अगर यह बीच का कोण थीटा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, तो मॉड में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या ऐसे देखा जाए, पहले मॉड डायरेक्ट लगाने पर भी डाउट ही होगा आपको, तो ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और अगर मॉड में चाहिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम क्रॉस गुणन करते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण बराबर मॉड वेक्टर ए और इंटू मॉड वेक्टर बी, और कॉस थीटा की जगह पर अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सदिश गुणन अदिश गुणन है। अब हम इस स्थिति में क्या देखते हैं कि आया कॉस थीटा और साइन थीटा, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है, जो समान है। तो समान है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जब ये समान है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के जो है वो बराबर हो जाएगा। अब अगर हम मान रखें तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्रॉस वाले में क्या हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो अब क्या होगा, तो मॉड वेक्टर ए से मॉड वेक्टर ए खत्म, मॉड वेक्टर बी से मॉड वेक्टर बी खत्म। ऐसी स्थिति में क्या आ गया, तो ऐसी स्थिति में आ गया कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, तो एक हो गया, और यहाँ पर आएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, जिसका मान हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया टेन थीटा, 1 किसका वैल्यू होता है, टेन पाई बाई 4 का। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया। और इस तरीके से अगर देखें तो इसका ऑप्शन बी जो है वो होगा। तो लिखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और अध्याय 10 पर जो विविध प्रश्नावली है वो कंप्लीट हुआ बच्चों। अब जो है वो हमें देखना है एक्सरसाइज 11.1 है ना, 11.1 जो है वो देखना है। तो वो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और बाकी आज जो है वो हम लोगों ने देखा अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 10 पर जो विविध प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी अब हम लोग अगले वीडियो में जो है वो देखेंगे अध्याय 11, है ना। तो त्रिविमीय ज्यामिति का जो है वो एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे अगले वीडियो में। बाकी आज का वीडियो अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली था जो कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी जो भी अगर क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करते हैं वो वहाँ पर भी जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।